हो जाता है। जिन कंपनी में जॉब तो करता है लेकिन वो किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वो लॉटरी में बहुत सारा पैसा लगाता है क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन न एक दिन वो अचानक अमीर बन जाएगा। इसके अलावा जिनको अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सेन भी पसंद होती है और वो चाहता है कि अमीर बनकर उसे इम्प्रेस करे। अब कंपनी का ओनर जिंग आते ही इस ट्रिप की शुरुआत करता है, लेकिन जिंग अपने एम्प्लॉयज की गिनती नहीं करता, जिसकी वजह से जिन और सियाओ बस मिस कर देते हैं। लेकिन आखिरकार जिंग उन्हें बस में चढ़ा लेता है। अब ये सब सबसे पहले बस से उतरकर एक शिप पर चढ़ जाते हैं, जिसकी मदद से वो लोग समंदर की यात्रा शुरू कर देते हैं। अब इस शिप में जो ड्राइवर है उसका नाम है डिक। वो हर एक पैसेंजर को अपना परिचय देता है और इस यात्रा को मजेदार बनाने के लिए सबको एंटरटेन करता है। इसी दौरान जिंग सबको बताता है कि उसकी कंपनी का स्टॉक वैल्यू बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब सबकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी। ये न्यूज सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन की खुशी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी खरीदी हुई लॉटरी में 72 करोड़ रुपए लग गए हैं। इस खुशी में वो शिप के अंदर ही डांस करना शुरू कर देता है और सबको ये खबर बता देता है। लेकिन तभी शिप का ड्राइवर डिक नोटिस करता है कि समंदर में बहुत तेज तूफान उठ चुका है और एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर सब डर जाते हैं। डिक सबको ऑर्डर देता है कि सब तुरंत लाइफ जैकेट पहन लें। सब उसी की बात मानते हैं, लेकिन मुसीबत अब और बढ़ जाती है जब एक बड़ा जहाज उन पर आने लगता है। डिक हार नहीं मानता, वो किसी तरह अपने शिप को उस बड़े जहाज से टकराने से बचा लेता है, लेकिन ऐसा करते करते उनका शिप समंदर की गहराई में डूब जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक विशाल व्हेल उनकी तरफ बढ़ रही है, मगर किस्मत से एक बड़ी लहर उस व्हेल को दूसरी दिशा में ले जाती है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर होते होते उनका शिप एक अनजान समंदर के किनारे पर आकर गिरता है। अब हर पैसेंजर शिप से बाहर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची होती कि वो कुछ कर पाएं, इसलिए वो सब बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जिनको होश आता है तो सबसे पहले उसे अपनी लॉटरी याद आती है। वो तुरंत अपनी डायरी से लॉटरी का टिकट निकालता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जंगल की तरफ बढ़ता है और चलते चलते उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक पैसेंजर होती है जिसका नाम है सेन। जिन देखता है कि सेन का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गया है। वो तुरंत उसकी मदद करता है और उसे बाकी पैसेंजर्स के पास ले आता है। इस तरह सब एक जगह इकट्ठा होकर पूरी रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन सुबह सब पैसेंजर डिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी कंपनी में फोन करके हेल्प मांगे, लेकिन डिक बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नेटवर्क नहीं है। अब उनके बीच एक प्रोफेसर भी होता है जिसका नाम है सी। उसका मानना है कि साइंटिस्ट्स की बात पूरी तरह सच थी। असल में उसे लगता है कि न्यूज में दिखाया गया वही धूमकेतु इसी जगह आकर गिरा है और इसी वजह से अब इस धरती पर शायद ही कोई इंसान बचा हो। ये बात सुनकर सारे पैसेंजर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जिन अकेला ऐसा होता है जो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसका मन अब भी उसी लॉटरी में अटका होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो जल्द ही अमीर बनने वाला है और इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी मौत इस जगह पर हो। धीरे धीरे टाइम के साथ इस आइलैंड पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पैसेंजर्स को मजबूर होकर पत्थरों के नीचे आश्रय लेना पड़ता है। अगले दिन सुबह सब मिलकर जंगल के अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए था, तो वो सब खाने की तलाश शुरू करते हैं। कुछ पैसेंजर्स को पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता सिवाय डिक के। तो डिक अपनी पूरी कोशिश से जितने भी फल तोड़ सकता है उतने तोड़कर वापस शिप पर लौट आता है। समय के साथ ये लोग सीख जाते हैं कि इस जगह पर कैसे जिंदा रहना है और एक दिन वो अपने कलरिंग जैकेट्स की मदद से एक बड़ा इमरजेंसी मैसेज लिखते हैं और साथ ही शिप की कुछ चीजों का इस्तेमाल करके उसे और मजबूत बनाते हैं। अब सब लोग मिलकर एक टावर बनाते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जब सब ध्यान से देखते हैं तो समझते हैं कि ये धमाका उनके शिप के अंदर ही हुआ है क्योंकि जिनका भाई सियाओ शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कंपनी का ओनर जिंग बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन पहली बार कोई भी उसके गुस्से को सीरियसली नहीं लेता और सब उसे इग्नोर कर देते हैं। इन सब के बाद डिक कुछ खाना और पानी लेकर वापस आता है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स वो खाना खाकर शिकायत करने लगते हैं क्योंकि उनके मुताबिक उस खाने में टेस्ट नहीं है। ये सुनकर डिक को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको साफ साफ बता देता है कि अगर उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा रहना है तो उन्हें यही खाना खाना पड़ेगा। फिर डिक सबको एक गुफा में ले जाता है जहाँ वो रात बिताने के लिए आग जलाते हैं। इसी दौरान जिन फिर से सैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सैन उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। इन सब के बाद पूरा ग्रुप फैसला करता है कि
कि अब से उनका लीडर होगा डिक, क्योंकि उनके मुताबिक डिक का नॉलेज और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। डिक भी उनका ये प्रपोजल मान लेता है। अगले दिन सुबह वो पूरे ग्रुप को कई हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोग खाने की तलाश करेंगे तो कुछ लोग कुकिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। शुरुआत में ये सिस्टम सबको अच्छा लगता है और हालात थोड़ा आसान भी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिक अपने लीडरशिप पावर के चलते बहुत अहंकारी हो जाता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर सब पर गुस्सा करने लगता है। ये सब देखकर जिनको अच्छा नहीं लगता तो वो रूल्स तोड़कर कुछ दिनों के लिए घूमने निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो डिक उसे जोर से डांटता है, यहाँ तक कि वो सेन को भी मारता है, क्योंकि सेन जिनका सपोर्ट कर रही होती है। ये सब देखकर जिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डिक से फाइट शुरू कर देता है। आखिरकार लड़ाई में जिन हार जाता है और डिक उसे सजा के तौर पर रस्सी से उल्टा बांधकर पेड़ पर लटका देता है। वो बाकियों को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसका भी यही हाल होगा। रात होते ही सियाओ किसी तरह अपने बड़े भाई जिन को पेड़ से नीचे उतार लेता है। अगले दिन सुबह जिन फैसला करता है कि अब वो इस आइलैंड पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो जिन अपने भाई सियाओ को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचता है, सेन उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। मगर जिन की सोच अलग होती है। वो सेन को अपनी लॉटरी टिकट दिखाता है और कहता है इस लॉटरी के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों भाई एक छोटी बोट लेकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक सफेद भालू दिखाई देता है। वो देखते हैं कि भालू मर चुका है। इसे देखकर जिनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि इस भालू की खाल से वो रात में गर्म रह सकते हैं। तो वो दोनों उस मरे हुए भालू को लेकर वापस आइलैंड पर लौट आते हैं। लेकिन ये देखकर डिक फिर से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उन्हें दोबारा सजा देता है और अपमान भी करता है। और जब उसे पता चलता है कि जिनके पास एक लॉटरी टिकट है तो वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। अब जब सियाओ को इस लॉटरी के बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई जिन से कहता है कि उसे उस लॉटरी के पैसे में से आधा हिस्सा दे दे। लेकिन जिन इतना लोभी होता है कि वो अपने भाई को भी मना कर देता है। समय के साथ सबको एहसास होने लगता है कि अब वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी का ऑनर जिंग भी अपनी बेटी की फोटो निकाल कर देखता है और अपनी जेब में रखे सारे पैसे फेंक देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि इस जगह पर पैसे की कोई कीमत नहीं रही। इस तरह उनका 21वां दिन बीत जाता है और डिक का रवैया पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो सबको बहुत ज्यादा काम कराता है और जिन व सेन को खाना लाने की जिम्मेदारी देता है। दोनों मजबूरी में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ऐसा रोज रोज करते करते उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम होते ही सब एक जगह बैठकर मीटिंग करते हैं, जहां जिंग कहता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जगह इंसानों के रहने लायक बन सके। उसकी ये बात सुनकर कई लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में साफ कह देता है कि जो उसके रूल्स नहीं मानेंगे उन्हें अभी इसी गुफा से बाहर निकल जाना होगा। ये सुनकर पूरा टीम दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप का लीडर जिंग बनता है और दूसरे का लीडर डिक। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ज्यादातर मेंबर्स जिंग के ग्रुप में चले जाते हैं, जबकि डिक के साथ सिर्फ सेन और कुछ गिने चुने लोग ही रह जाते हैं। अब रात के अंधेरे में हाथों में मशाल लिए जिंग की टीम गुफा से बाहर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वे एक तबाह जहाज को खोज लेते हैं और यह जहाज उनके पुराने जहाज से काफी बड़ा होता है। इस वजह से उन्हें जरूरी सामान बहुत आसानी से यहीं से मिल जाता है। अब जब सुबह होती है तो वे समझ पाते हैं कि यह जहाज असल में कितना बड़ा है। इसे देखकर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस खुशी में सियाओ और जिन आपस में यह प्लान बनाने लगते हैं कि अगर उन्हें लॉटरी का पैसा मिल गया तो वे उससे क्या क्या करेंगे। दूसरी तरफ दूसरी टीम भारी परेशानी में पड़ जाती है, यहाँ तक कि वे रोजाना का खाना भी जुटा नहीं पाते। यह सब जिन देखता है, इसलिए वह सेन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। अब सेन पूरे जहाज का चक्कर लगाती है, जिसे देखकर उसका मन खुशी से भर जाता है। रात होते ही सेन जिन को अपने निजी जीवन के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसका पति किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी जेंग वहां पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी के कारण सेन वापस अपनी टीम में लौट जाती है और पूरी टीम को इस नए जहाज के बारे में बता देती है। इस खबर को सुनते ही डिक की पूरी टीम अगली ही सुबह